पीएससी की आईएएस आईपीएस इन्फॉर्मेशन होती है कि जैसे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। जैसे मुझसे पूछा कि जौनपुर के बारे में कुछ बता दो, अपने बारे में कुछ बता दो। अच्छा आईएएस बना दे तुम्हें तो बताओ कौन सी मिनिस्ट्री ज्वाइन करना चाहोगे। तो जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो बोले अच्छा उसमें क्या रिफॉर्म करना चाहोगे। फिर बोले कि अच्छा तुम्हें डिफेंस सेक्रेटरी बना दे इंडिया का, तो फिर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या कमी है इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर में, उसमें तुम क्या इंप्रूव करना चाहोगे। उसके अलावा मेरी हॉबी थी ट्रैवलिंग, तो उसमें ट्रैवलिंग के बारे में पूछा कि कहाँ कहाँ तुमने ट्रैवल किया है। तो जैसे मैंने बोला रामेश्वरम ट्रैवल किया है, तो रामेश्वरम के बारे में पूछने लगे कि वहाँ कोई ऐसा ब्रिज है क्या। तो पंबन ब्रिज मैंने बताया। फिर राम सेतु के बारे में पूछ रहे थे कि दिखता है क्या तैरता हुआ पत्थर, ये पूछ रहे थे। उसके अलावा मैंने ड्रामा लिख रखा था अपनी हॉबी, तो पूछ रहे थे कि ऐसा कोई ड्रामा पता है क्या जो बहुत फेमस रहा हो, बहुत लंबे समय से जिसका मंचन हो रहा हो। तो मैंने कुछ बताया, धर्मवीर भारती का एक ड्रामा है धर्मयुग। उसके अलावा मोहन राकेश का है आधे अधूरे, और आषाढ़ का एक दिन, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि रामलीला में कभी कुछ किया है क्या, तो मैंने बताया कि हाँ अंगद का कैरेक्टर प्ले करते हैं रामलीला में अपने यहाँ पे जो प्ले किया था। हाँ प्ले किया है बचपन से, बहुत सारे अलग अलग रोल किए, मेनली अंगद का ही रोल प्ले करते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे अंगद का रोल ही क्या होता है, कुछ तो उन्हें बोलना ही नहीं होता है। फिर मैंने वो एक्सप्लेन किया कि अंगद का रोल क्या होता है एक्चुअली में, और कितना डिफिकल्ट था उनका रोल कि एक डिप्लोमेट के रूप में वो लंका गए थे और रावण ने उनकी इंसल्ट की, उनको सीट नहीं ऑफर किया। तो उसके बाद उनको अपनी भी डिग्निटी मेंटेन करनी थी, अपने मास्टर की भी जो राम जी थे उनकी भी। तो ये चीज उनको दिखाना था, उन्होंने कैसे किया ये मैंने बताया। उसके अलावा उन्होंने पूछा, जैसे पिछली बार भी मेरा इंटरव्यू सेम बोर्ड में ही था, तो सर को मैंने बताया, तो उन्होंने पूछा कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स मिले थे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, 5वां अटेम्प्ट है, इतने साल से क्यों एग्जाम दे रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे। फिर मेरा जेएनयू का बैकग्राउंड है, तो पूछे थे कि जेएनयू में अच्छा क्या पढ़ा तुमने, वो बताओ। तो यही सब सारी चीजें वो पूछ रहे थे। आपकी काफी बोल्ड पर्सनालिटी, आप आई थिंक इंटरव्यू काफी शानदार हुआ है। कोई एक अंगद का डायलॉग हो जाए अगर आप कंफर्ट हो। अंगद का डायलॉग अभी मुझे याद तो नहीं है, कैमरे के सामने तो नहीं सुनाना चाहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है सर, ओके ओके। कुछ स्टैटिक्स पोर्शन आपने देखा इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ जैसे मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2020, तो उस पर एक मैम थी, तो उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे और मुझे तो नहीं आ रहे थे ज्यादातर क्वेश्चंस। जैसे उन्होंने पूछा कि मोटो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, 3 वर्ड्स का है, जो एजुकेट से शुरू होता है, 2 वर्ड और है, तो बता सकते हो क्या है वो। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आइडियल टीचर पीपल रेशियो जो होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो होता है, तो उन्होंने पूछा कि आइडियल क्या होता है, आइडियल पता है वो नंबर क्या है, तो मैंने बोला नहीं। तो फिर मैम ने मतलब एक तंज भी कसा, बोली कि एजुकेशन में काम करना चाहते हो लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुमने पढ़ी नहीं है। तो फिर मुझे सॉरी बोलना पड़ा कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा है। ओके सर, आपने 5 मेंस लिखे हैं, तो आई थिंक आपका 5 प्रीलिम्स क्लियर हुआ। इस बार प्रीलिम्स में ज़्यादातर बच्चे फिल्टर हो जा रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो भी। क्या आपके अंदर कुछ पैरामीटर फिट हो गए हैं कि आपका बार बार प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है? क्या कुछ आपका माइंड सेट है, प्रीलिम्स कैसे क्रैक कर रहे हैं आप, वो मूल मंत्र क्या है आपका? देखो यार, प्रीलिम्स जो है ना स्क्रीनिंग की स्टेज है, तो ये एग्जाम का सेटअप ऐसा है कि 10 लाख लोग लगभग एग्जाम में अपीयर होते हैं, देते हैं, और 10,000 लोग ही उसके पार निकलते हैं प्रीलिम्स स्टेज से। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हम 1% होता है, यानी 100 में 99 को उन्हें छांटना है और एक को ही सेलेक्ट करना है। तो एक बच्चा वो वही सेलेक्ट होगा जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होगा, जिसका स्टैटिक सारी बुक्स उसने पढ़ रखी होगी, कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे, पीवाईक्यू पे उसको अच्छी कमांड होगी, और उसका कॉमन सेंस सबसे बेसिक चीज है कॉमन सेंस। तो मेरी तो जो स्ट्रेटजी रही है 5वें अटेम्प्ट में, मतलब पहले अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था, एफर्ट बहुत लगा था। एक कहते हैं ना सिर के बल खड़े हो जाना, तो इसमें सिर के बल तो पहली बार के लिए खड़े होना पड़ता है, क्योंकि जैसे कॉलेज से आया था, फिजिक्स का बैकग्राउंड था, कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेहनत लगी, उसके बाद लेकिन अगर आप एक अटेम्प्ट में अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद आपको उतना एफर्ट नहीं मारना है, काफी चीजें तो याद हो जाती है। और मेरे जो उसमें बेस रहा है तैयारी में, वो पीवाईक्यू रहा है। मैंने कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज कभी नहीं की, एक पीवाईक्यू को लेके उसी को 40-50 बार देखते रहना, उसी क्वेश्चंस को, उसमें जो भी थीम्स पूछी हैं उनके बारे में जाके स्टडी करना, बुक्स में जो फैक्ट उसमें दे रखी हैं, जो लाइंस लिख रखी है, उनको पूरा याद कर लेना। तो मेरा अप्रोच ये रहता था, एग्जाम में जैसे ही पेपर मिले तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है पीवाईक्यू के आधारित और बुक्स पढ़ के जो बनाई है, उसके आधार पर फिल्टर करो कि ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो इसी सब के आधार पर मुझे लगता है पिछली बार जो मैंने दिया था प्रीलिम्स, तो पिछली बार कट ऑफ 75 के आसपास गई थी, तो मेरे 134 मार्क्स आए थे। मैंने अभी तक नहीं देखे किसी के इससे ज्यादा लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में। तो उसकी मार्कशीट हम अटैच कर देंगे वीडियो के साथ, अगर आप दिखा सके तो जो प्रीलिम्स की मार्कशीट है। तो उसके अलावा 3 साल से कंसिस्टेंटली मेरे मार्क्स 130 के आसपास आ रहे हैं, 128, 130, 134। तो प्रीलिम्स में मुझे लगता है ये पीवाईक्यू वाली जो स्ट्रेटजी है यही वर्क करेगी। कोचिंग की टेस्ट सीरीज
बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा एक्चुअल पेपर आता है। तो होता क्या है कि अगर हम पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स नहीं देखे गए हैं तो वहाँ 2 घंटे का ही सिर्फ टाइम होता है एग्जाम में, और पेपर देखते ही हड़बड़ा जाते हैं ज़्यादातर लोग कि इतने टेक्निकल वर्ड्स लिखे होते हैं, इतना लेंदी पेपर होता है। जैसे अभी यूपी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है रिसेंटली, तो उसमें भी कई लोग कंप्लेन करें कि पेपर इतना लंबा था कि वो पढ़ ही नहीं पाए। जबकि ये प्राइमरी स्किल यही होती है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, पीसीएस का, कि आपकी रीडिंग स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि अगर 500 पेज का भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको 3-4 घंटे में उसको पूरा समझ लें कि इसकी समरी क्या है। तो ये वाली प्राइमरी स्किल है। उसकी दूसरी स्किल जो है वो कि बेसिक फैक्ट्स आपके तैयार होने चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर डेट है, हमें पता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो ये एग्जैक्टली दिमाग में बैठा होना चाहिए। ये नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए कि यार 1919 था कि 1921 था कि 1920 था। तो अगर बेसिक फैक्ट में जिसको कंफ्यूजन है तो उसके लिए प्रीलिम्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यही स्किल चेक की जाती है आपकी कि आपकी एग्जैक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है। और पूरी भीड़ जो है 99 लोगों को पीछे करके एक हमें सबसे आगे आना है, तो उसके लिए ये अप्रोच मुझे लगता है कारगर रहेगा। ओके सर, कितना टाइम टेकिंग है प्रीलिम? कितने महीने में लगभग ये आप सारे जो कोर पिलर हैं, आपके कोर सब्जेक्ट हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे? साथ ही उसी टाइम में क्या नोट्स बनाने जरूरी है प्रीलिम्स के लिए? देखो यार, प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाया और मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़रूरत है। 1-2 सब्जेक्ट के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे पॉलिटी के लिए हो गया तो लक्ष्मीकांत की बुक स्वयं में एक नोट्स है। तो उसमें ये ज़रूर है कि हर बुक में जो भी हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो पेज के कॉर्नर पे मार्जिन पे जो स्पेस रहती है, अगर हम कुछ गूगल वगैरह करते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। और रही बात पढ़ने की कितना समय लग सकता है, तो मैंने तो जब पहली बार दिया था तो मैंने पूरा 2 साल का टाइम दिया था, क्योंकि हम उस टाइम पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी के साथ साथ पढ़ते रहते थे। तो 2 साल मैंने अच्छे से तैयारी करके उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ा कभी प्रीलिम्स के लिए 15-20 दिन से ज़्यादा। एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका वो क्या रहा है, आपका ग्रेजुएशन? मैंने एमएससी फिजिक्स किया है बीएचयू से, उसके बाद आईआईटी बीएचयू से पीएचडी पूरी नहीं की है मैंने, 2 साल किया है। उसके बाद फिर जेएनयू से एमए एंशिएंट हिस्ट्री, ये बैकग्राउंड मेरा। ओके, मेंस की आपकी सप्लीमेंट्स क्या रहे हैं सर? कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या है? सारे लोग जानते हैं कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है, लेकिन अगर सप्लीमेंट्स की बात करें, वैल्यू एडिशन की बात करें, तो वो क्या रहा है आपका? देखो यार, प्राइमरी सोर्स जो है ना, जैसे इस अटेम्प्ट में मुझे ये अप्रोच समझ में आई, सबसे जो प्राइमरी नोट्स होता है हमारे मेंस के लिए, वो जो मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है पीवाईक्यू का, वही होता है। जैसे बहुत सारे, अगर हम जीएस 2 का पेपर देखें तो उसमें बार बार एक कमेंट पूछता है पंचायती राज पे कि पंचायती राज के अंदर प्रॉब्लम है फंड फंक्शन फंक्शनरी की, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में हर बार रहता है। लेकिन इसको अगर हम याद कर लें और जब भी पंचायती राज में प्रॉब्लम्स पूछता है वहाँ पे यही लाइन कोट कर दें, तो देखोगे कि जो भी इशू है, जो भी थीम है, उसमें क्वेश्चन पेपर जो आता है यूपीएससी का, तो एक असर्शन रहता है, 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन रहता है। तो वो जो स्टेटमेंट रहता है वो किसी न किसी रिपोर्ट से कोट किया रहता है या किसी एक्सपर्ट ने लिखा रहता है। तो वो अगर सारे हम याद कर ले, क्वेश्चन ही याद कर ले, तो हमारा एक बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी जो फोल्डर मटेरियल है वो तो हम लोग जो प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स पढ़ते हैं वो हो जाता है। और अगर मेंस में एक्सेल करना है, सेलेक्ट होना है, तो इसमें सबसे अच्छा हमें ऑप्शनल और एस्से में, क्योंकि आजकल एस्से बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। क्योंकि मैंने जब 2020 और 21 में भी अटेम्प्ट दिया था तो ऐसे मेरे 125, 124 ऐसे मार्क्स आते थे, और 2022 में जब मैंने दिया तो मेरे 80 मार्क्स आए थे। तो बहुत ज़्यादा 45 मार्क्स का डाउनफॉल देखने मिला है। और इस साल भी जैसा मेरी लोगों से बात हुई है पिछले साल के रिजल्ट के लिए, तो लोगों ने बताया कि कई लोगों के मार्क्स पिछले साल भी 70s 80s में थे और कुछ लोगों के 130 140 में। तो देखो, हिंदी मीडियम में इशू नहीं है इससे, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऑन एन एवरेज 120-30 नंबर मिल रहा है। लेकिन इंग्लिश में अगर कोई एस्से लिख रहा है तो उसको बहुत इशू आ रहा है, 100 से नीचे भी बहुत अच्छे लिखने वालों को मिल रहा है। तो एस्से को आप बहुत अच्छी से तरह से तैयार करें। इसके अलावा ऑप्शनल में आज से 4-5 साल पहले 300 प्लस मार्क्स का सब लोग टारगेट लेके चलते थे,